नमस्कार प्रिय प्रदेशवासियों, 79वें हिमाचल दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वर्ष 1948 में आज ही के दिन हमारा यह सुंदर प्रदेश 30 छोटी बड़ी पहाड़ी रियासतों के विलेज से चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में अस्तित्व में आया था। आज के इस पावन अवसर पर मैं हिमाचल निर्माता और प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार सहित उन सभी महान विभूतियों के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हिमाचल के गठन में बहुमूल्य योगदान दिया। मैं वीरभूमि हिमाचल के उन स्वतंत्रता सेनानियों और बहादुर सैनिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। साथ ही मैं प्रदेश के मेहनती, ईमानदार और शांति प्रिय लोगों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके निरंतर प्रयासों से हमारे प्रदेश ने विकास के उच्च आदर्श स्थापित किए हैं। प्रिय प्रदेशवासियों, हमारी सरकार ने 11 दिसंबर 2022 को जन सेवा का उत्तरदायित्व संभाला और मुझे मुख्यमंत्री के रूप में आपकी सेवा करने का सौभाग्य मिला। हमारी सरकार व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर और 2032 तक देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़ रही है। हमारी सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है कि हम प्रदेश की संपदा को लुटने नहीं देंगे, क्योंकि इस पर केवल यहाँ के लोगों का हक है। हमने भ्रष्टाचार रोकने के लिए सभी चोर दरवाजों को बंद कर दिया है। हमारी सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान दी गई सभी 10 गारंटियों को पूरा कर आपसे किया वादा निभाया है। हमने 1,36,000 कर्मचारियों को पहली ही कैबिनेट में ओपीएस का लाभ प्रदान किया है। आर्थिक, राजनीतिक और प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं की गंभीर चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए हमारी सरकार ने प्रदेश के विकास और जन कल्याण को नई दिशा देने का कार्य किया है। हमारे सामने एक बड़ा वित्तीय संकट खड़ा हुआ है, जिसका कारण पिछली सरकार से विरासत में मिला 76,633 करोड़ रुपए का कर्ज और कर्मचारियों की देनदारियों के रूप में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ है। इस आर्थिक बोझ के बीच प्रदेश के लोगों के सामने आरडीजी बंद होना एक और चुनौती बनकर खड़ी हो गई है। 16वें वित्त आयोग ने 1952 से मिल रही राजस्व घाटा अनुदान को समाप्त कर दिया है, जो 2026 से 2031 तक मिलनी थी। आरडीजी बंद होने से हमारे प्रदेश को हर साल औसतन 8 से 10,000 करोड़ रुपया यानी 5 साल में लगभग 50,000 करोड़ का नुकसान होगा। आरडीजी बंद होने से प्रदेश के लोगों के अधिकार को छीना गया है। अगर पिछली भाजपा सरकार की बात करें तो 5 वर्षों में उसको आरडीजी के रूप में 47,000 करोड़ रुपया तथा जीएसटी कंपनसेशन के रूप में 13,000 करोड़ रुपया प्राप्त हुए थे। पिछली सरकार को जहां 60,000 करोड़ रुपया मिले, वहीं हमारी सरकार को महज 17,000 करोड़ रुपया ही मिले। आज हमारे सामने चुनौती बड़ी है, लेकिन हमारे लोगों का हौसला पहाड़ से भी बड़ा है। हमारी सरकार वित्तीय अनुशासन लाकर हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। आरडीजी बंद होने के कारण हमें पिछले साल के मुकाबले इस वित्त वर्ष में 3,000 करोड़ कम का बजट प्रस्तुत करना पड़ा। यह हमारे दृढ़ संकल्प है कि हम इन चुनौतियों से लड़ेंगे और नए संसाधनों के सृजन से प्रदेश को विकास और समृद्धि की राह पर आगे ले जाएंगे। भाइयों और बहनों,
इस वित्त वर्ष के लिए मैंने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें आम लोगों और मिडिल क्लास पर कोई बोझ नहीं डाला गया है। यह प्रदेश का पहला ऐसा बजट है जिसमें किसानों, बागवानों, पशुपालकों, भेड़ पालकों और मछुआरों को केंद्र में रखकर लाभ दिया गया है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार है किसी सरकार ने खुद यह सोचा कि गांव के लोगों तक पैसा किस तरह पहुंचे। व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से हमने दूध उत्पादकों को लाभ प्रदान किए हैं, जबकि यहाँ ना तो पशुपालकों की मांग थी और ना ही हमारी चुनावी गारंटी। हमारी सरकार गाय और भैंस के दूध की खरीद पर पशुपालकों को देश में सबसे अधिक समर्थन मूल्य प्रदान कर रही है। पिछले 3 सालों में गाय के दूध पर समर्थन मूल्य 32 से बढ़ाकर 61 रुपए प्रति लीटर और भैंस के दूध पर 47 से बढ़ाकर 71 रुपए प्रति लीटर किया गया है। प्रिय प्रदेशवासियों, हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जहां प्राकृतिक खेती पद्धति से उगाए गेहूं, मक्की और हल्दी के लिए समर्थन मूल्य दिया गया है। किसानों को और लाभ पहुंचाने के लिए हमने गेहूं के एमएसपी को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलो और मक्की के एमएसपी को 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम करने का फैसला किया है। कच्ची हल्दी पर समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलो करने का निर्णय लिया गया है। चंबा जिला के पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाई जा रही जो 60 रुपए प्रति किलो के समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही थी, जिसे अब बढ़ाकर 80 रुपए किया जाएगा। प्रदेश में पहली बार अदरक की खरीद पर 30 रुपए प्रति किलो समर्थन मूल्य प्रदान करने का भी फैसला लिया गया है। मछली पालकों के लिए प्रदेश सरकार ने इस साल जलाशयों की मछली के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का निर्णय लिया है। हमने यह भी फैसला किया है कि बरसात के मौसम में जब मछली पकड़ने पर प्रतिबंध रहता है, उस दौरान मछुआरों को 3,500 रुपया प्रति वर्ष की एक मुश्त सम्मान निधि प्रदान की जाएगी ताकि यह अपना जीवन यापन बेहतर ढंग से कर सके। इसके अलावा जलाशयों से पकड़ी गई मछलियों पर रॉयल्टी दर को 15% से घटाकर 1% करने का निर्णय भी लिया गया है। इसके साथ ही हमारी सरकार ने गिल नेट पर 90% और बोट की खरीद पर 70% सब्सिडी देने का फैसला किया है। भाइयों और बहनों, हमने देश में पहली बार बागवानी नीति लागू करने का फैसला किया है, जिससे 82,500 लोगों को डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। हमने सेब के लिए यूनिवर्सल कार्टन के इस्तेमाल को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाकर हजारों सेब उत्पादकों को बेहतर आमदनी सुनिश्चित की है। प्रिय प्रदेशवासियों, हमारी सरकार विश्व स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। 15 से 20 वर्ष पुरानी मशीनों और उपकरणों को बदलने की तथा दिल्ली एम्स के स्तर की बेहतरीन चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। राज्य में पहली बार रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत स्वास्थ्य क्षेत्र में एक क्रांतिकारी पहल है। यह सुविधा प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेजों में शुरू की जा चुकी है और जल्द ही हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में भी उपलब्ध होगी। हम प्रदेश में एडवांस ऑटोमेटेड लैब की सुविधा प्रदान करने जा रहे हैं, जिससे कंप्यूटर के माध्यम से कई प्रकार के टेस्ट एक ही ब्लड सैंपल से हो जाएंगे तथा इनकी रिपोर्ट भी सटीक होगी। लोगों को
उनके घर के नजदीक की बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए हमारी सरकार ने आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाए हैं, जहां पर 6 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स सेवाएं दे रहे हैं। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में सुविधाएं बढ़ाने की ओर भी हमारी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनें लगाई जा रही है। आईजीएमसी शिमला में पेट स्कैन की सुविधा शुरू हो चुकी है, जबकि टांडा मेडिकल कॉलेज में यह सुविधा जल्दी उपलब्ध करवाई जाएगी। यह स्वास्थ्य क्षेत्र में हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अब प्रदेश के लोगों को कैंसर जैसी कई गंभीर बीमारियों के टेस्ट के लिए बाहरी राज्यों में जाने की जरूरत नहीं रहेगी। मेडिकल कॉलेजेस को सही ढंग से चलाने में पीजी स्टूडेंट्स की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसलिए हमारी सरकार ने सभी मेडिकल कॉलेजों में पीजी के 314 अतिरिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके अलावा डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और टेक्नीशियन के खाली पदों को भी मिशन मोड पर भरा जा रहा है, ताकि मेडिकल कॉलेज प्रभावी रूप से काम करें और मरीजों को प्रदेश के अंदर ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। स्वास्थ्य और शिक्षा हमारी सरकार के सुधारों का केंद्र है। हम चाहते हैं प्रदेश के लोगों को जहां बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले, वहीं विद्यार्थियों को भी गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध हो। प्रिय प्रदेशवासियों, शिक्षा क्षेत्र के युक्तिकरण और विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए हमारी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। इनके कारण शिक्षा क्षेत्र में हमारी रैंकिंग देश भर में 5वें स्थान पर पहुंच गई है, जो पूर्व भाजपा सरकार के समय 21वें स्थान पर फिसल गई थी। हमारे लिए गौरव की बात है कि हिमाचल प्रदेश पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। अपनी चुनावी गारंटियों को पूरा करते हुए हमने सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम शुरू किया है, ताकि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में आत्मविश्वास की कमी ना रहे और वे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो सके। हमारी सरकार ने वर्ष 2026-27 से प्रदेश के 151 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध करने का निर्णय लिया है। इस फैसले के सुखद नतीजे आ रहे हैं। पहले जहां सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या कम हो रही थी, वहीं अब सीबीएसई स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। हमने यह भी फैसला किया है कि सभी सीबीएसई स्कूलों में मेडिकल, नॉन मेडिकल और कॉमर्स विषय पढ़ाए जाएंगे। मैंने विभाग को इस बारे में सभी तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। हमने फैसला किया है कि एक स्कूल में सभी बच्चों से एक समान फीस ली जाएगी, ताकि विद्यार्थियों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो सके। प्रदेश सरकार ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अत्याधुनिक सुविधाओं वाले राजीव गांधी राजकीय आदर्श डे बोर्डिंग विद्यालय स्थापित करने की पहल भी की है। भाइयों और बहनों, डॉक्टर वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना शुरू कर युवाओं को उच्च और वोकेशनल शिक्षा के लिए 1% ब्याज पर 20 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान की जा रही है, जिसकी गारंटी प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही है। हमने इस योजना का लाभ लेने के लिए एक परिवार की आय को 4 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपया कर दिया है। यानी जिस परिवार की आय 12 लाख तक है, उस परिवार का बच्चा भी 1% के ब्याज पर 20 लाख रुपए तक का लोन अपनी पढ़ाई के लिए ले सकता है। विधवा बहनों और एकल नारियों के बच्चे संसाधनों के अभाव में शिक्षा से वंचित न रहें, इसके लिए हमने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की है। अब इस योजना को विस्तार देते हुए
72 लाभार्थियों के बच्चे जो प्रदेश के बाहर सरकारी, वोकेशनल और प्रोफेशनल संस्थानों में प्रवेश पाएंगे, उनकी हॉस्टल फीस से लेकर पढ़ाई का खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत 6000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा प्रदान कर प्रदेश सरकार इनकी शिक्षा, स्टार्टअप आरंभ करने, घर बनाने के लिए भूमि एवं धनराशि सहित अन्य सुविधा प्रदान करने की जिम्मेदारी उठा रही है। कांगड़ा जिला के लुथान में लगभग 93 करोड़ रुपए की लागत से मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सुख आश्रय परिसर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 400 आश्रितों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवास सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा सोलन जिले के कंडा घाट में दिव्यांग जनों के लिए उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया जा रहा है, जहां 27 वर्ष तक की आयु के 300 दिव्यांग बच्चों और वयस्कों को आवास, उच्च शिक्षा के अवसर और कौशल विकास जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। प्रिय प्रदेशवासियों, हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ के पर्यावरण को बचाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इस दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए हमने पर्यावरण संरक्षण को रोजगार के साथ जोड़ा है। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के अंतर्गत इस साल महिला मंडलों, युवक मंडलों और अन्य स्वयं सहायता समूह को प्रति हेक्टेयर 1,20,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। हम मिशन 32% योजना भी शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रदेश के हरित आवरण को 29.5% से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक 32% तक किया जाएगा। हमारी सरकार ने अगले 2 वर्षों में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। हमने करुणामूलक रोजगार नीति में संशोधन कर प्रति परिवार आय की पात्रता को 2,50,000 से बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया है, ताकि और अधिक पात्र युवाओं को लाभान्वित किया जा सके। प्रिय प्रदेशवासियों, हमारी सरकार समाज के हरेक वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, सहयोग और सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 3 वर्षों में हमारी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 99,799 नए मामले मंजूर किए हैं। हमारे दिव्यांग भाई और बहनें भी आत्मसम्मान के साथ बेहतर ढंग से जीवन यापन कर सके, इसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने उन्हें मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1,700 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह करने का फैसला लिया है। भाइयों और बहनों, हर महीने 125 यूनिट तक घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए शून्य बिल योजना जारी रहेगी, जबकि 126 से 300 यूनिट तक ₹1.72 प्रति यूनिट की सब्सिडी लागू होगी। हमने पुरानी बीपीएल सूची को बदले बिना 1 लाख अति गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए अपना परिवार सुखी परिवार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत इन परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही इन परिवारों की महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 1500 प्रति माह की सम्मान राशि भी दी जाएगी। हमारी सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि अति गरीब और पिछड़े परिवारों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। बीपीएल परिवारों का सर्वेक्षण करने का कार्य जारी है और अब तक प्रदेश में 1,10,367 परिवारों को बीपीएल परिवार अधिसूचित किया जा चुका है। प्रदेश सरकार ने
59 वर्ष से अधिक आयु की 2,82,000 महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी अप्रैल 2024 से 1,100 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए की है। प्रिय प्रदेशवासियों, केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना को बंद कर इस योजना की मूल भावना के साथ खिलवाड़ किया है। पहले यह योजना डिमांड ड्रिवन थी, जिसका अर्थ यह था कि पंचायत प्रधान जितना भी काम करना चाहते हैं उन्हें उसका पूरा पैसा इस योजना के तहत मिलता था। लेकिन अब यह योजना एलोकेशन बेस्ड हो गई है, यानी हर प्रदेश के लिए केंद्र सरकार एक निश्चित बजट तय कर देगी और अगर कोई प्रदेश उस बजट से अधिक पैसा खर्च करना चाहता है तो 100% भार उस प्रदेश को उठाना पड़ेगा। हिमाचल जैसे छोटे से राज्य के लिए मनरेगा का बंद होना एक बहुत बड़ा झटका है और इससे पंचायतों में विकास कार्यों पर प्रभाव पड़ेगा। भाइयों और बहनों, प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए प्राकृतिक, धार्मिक और साहसिक, आध्यात्मिक और स्वास्थ्य पर्यटन को बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। पर्यटन व्यवसाय के साथ लाखों लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़कर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। पर्यटन बढ़ेगा तो इन सब लोगों में आर्थिक समृद्धि आएगी। इसलिए कांगड़ा जिला को हिमाचल की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। कांगड़ा हवाई अड्डे के लिए विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू हो चुका है। कांगड़ा जिला में देहरा उपमंडल के बनखंडी में एक बड़ा जूलॉजिकल पार्क निर्मित किया जा रहा है। प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों ज्वालामुखी और नैना देवी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने और नए स्ट्रक्चर के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। प्रिय प्रदेशवासियों, जनजातीय क्षेत्रों के विकास को राज्य सरकार विशेष प्राथमिकता दे रही है। जनजातीय क्षेत्रों को हमारी सरकार कितना महत्व देती है यह इस बात से ही पता चलता है कि रिकांगपिओ में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है। आपको यह जानकर खुशी होगी, पिछले साल यह समारोह चंबा जिला की पांगी घाटी के किलाड़ और वर्ष 2023 में लाहौल स्पीति जिला के काजा में मनाया गया था। स्पीति से ही मैंने 18 साल से ऊपर सभी पात्र बहनों और माताओं को 1,500 रुपए प्रति माह की सम्मान राशि प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना शुरू करने की घोषणा की थी। इस योजना के पहले चरण के अंतर्गत काजा उपमंडल, कुब्बी उपमंडल, डोडरा क्वार उपमंडल, लाहौल उपमंडल, किन्नौर जिला में और पांगी में महिलाओं को धनराशि वितरित की गई है। हमारी सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में 100 किलोवाट से 1 मेगावाट परियोजनाओं के लिए 5% ब्याज अनुदान का प्रावधान भी किया है। किन्नौर से लेकर सभी बॉर्डर एरिया में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने विशेष पहल की है। इस प्रयास के बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं और बॉर्डर एरिया में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। प्रदेश सरकार किन्नौर जिला के रक्षम और नाको, चांगो, ख्वाब को पर्यटन की दृष्टि से विकसित कर रही है, जिससे किन्नौर जिला की आर्थिक व्यवस्था में और सुधार आएगा। प्रिय प्रदेशवासियों, हमारी सरकार अपने कर्मचारियों के सम्मान और सुरक्षा के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध है। मैं प्रदेश सरकार के मेहनती कर्मचारियों को भरोसा दिलाता हूं कि उनके सभी भुगतान समयबद्ध तरीके से किए जाएंगे। हमने निर्णय लिया है कि वर्ष 2016 से पूर्व के सभी पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनों का बकाया एरियर इसी वित्त वर्ष में किया जाएगा। इसी तरह 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 तक के दौरान सेवानिवृत्त हुए चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का बकाया ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट एरियर का पूरा भुगतान भी इसी वित्त वर्ष में कर दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने 31 मार्च 2026 तक 2 वर्ष का लगातार सेवा काल
पूरा करने वाले अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला लिया है। कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद हमारी सरकार ने दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी में 25 रुपए की वृद्धि की है तथा आउटसोर्स कर्मियों को न्यूनतम 13,070 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। प्रदेश के युवाओं में नशे का बढ़ता चलन की चिंताजनक स्थिति को देखते हुए हमने सख्त कदम उठाए हैं और कानूनी प्रावधान लेकर भी आए हैं, जिसमें कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस सामाजिक बुराई से निपटने के लिए प्रदेश में चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान शुरू किया गया है, जिसमें युवाओं सहित समस्त प्रदेशवासियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। हम जल्दी से खेलो इंडिया चिट्टा मुक्त अभियान शुरू करने जा रहे हैं, जो युवाओं को नशे की लत विशेषकर चिट्टे से दूर रखने में हमारे प्रयासों को और बल देगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके सहयोग से हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और सबसे समृद्ध राज्य बनाने में सफल होंगे। हिमाचल दिवस के अवसर पर मैं एक बार फिर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल। नमस्कार, मैं अलका भारद्वाज, प्रिंसिपल गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार। गुरुकुल हमेशा से मानता है कि हर बच्चा स्पेशल है और उसमें सीखने की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। हमारे पास डेडिकेटेड स्टाफ है जो कि बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं देते, बल्कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करते हैं और मॉडर्न एजुकेशन टेक्नोलॉजीज के साथ बच्चों को पढ़ाते हुए उन्हें संस्कार भी देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो चुकी है, जिसमें कि इस बार हम ग्रेड नर्सरी से ग्रेड 1 तक नई एडमिशन पे एडमिशन फीस नहीं ले रहे हैं और ग्रेड 2 से ग्रेड 10 तक एडमिशन फीस पर 50% की छूट है। ये आपके बच्चे के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आए और एक बार जरूर गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार को विजिट करें। धन्यवाद। Looking for a school that shapes not just students but future leaders? Welcome to Kasoli International Public School, a world-class residential institution where learning goes beyond classrooms. With a strong academic foundation, an advanced curriculum, and excellence in sports and co-curricular activities, we focus on complete development. Nutritious food, a safe boarding environment, and experienced teachers living on campus ensure constant care, discipline, and guidance. Enroll your child at Kasoli International Public School today. Admissions are now open. Give your child the future they truly deserve. Thank you.